subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सीवीएस फार्माकोलॉजी के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और उन टॉपिक से आपको क्या बेसिकली कवर करना है, क्या आपको याद रखना है, क्या आपको छोड़ सकते हैं, कौन सा जो पैटर्न्स हैं वो क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से पढ़ाई करना है सीवीएस फार्माकोलॉजी के अंडर में। बात करें सीवीएस में बहुत सारे डिजीज़ आते हैं, आपके हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, सीएचएफ, इसके अलावा और जो आपके ड्रग्स जैसे कि डायोटिक्स भी यूज़ करते हैं, इसमें अलावा हम जो वेसोडाइलेटर्स हैं यूज़ करते हैं, आपके थ्रोम्बोलाइटिक्स भी यूज़ करते हैं, आपके ब्लड कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे कि आपको उन टॉपिक से क्या आपको बेसिकली याद रखना है। ये जो सीरीज़ है वो बेसिकली जीपेट के लिए है, बट इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो उनके हिसाब से भी ये बनाया गया है ताकि आपको सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो सके। इस वीडियो पे हम केवल रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और ये जो टॉपिक है मेरे ख्याल सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है पूरे जीपेट सीरीज में। सो इफ यू टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी रीजन एंड एमसीक्यूज सीरीज फॉर द जीपेट, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको एमसीक्यूज देखने हैं तो सारे एमसीक्यूज और नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोडेड हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो सीवीएस फार्माकोलॉजी मीन्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में हम जो ड्रग यूज़ करने वाले हैं उनके फार्माकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए। आपका क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आप किस टॉपिक में कमांड रखते हैं फार्माकोलॉजी के, सीएनएस हैं, सीवीएस हैं, जीआईटी है, आप कमेंट करके बताइए मुझे ताकि हम जान सकें कि कितने लोग को सीवीएस पसंद है, कितने लोग को नहीं है, सीवीएस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सीवीएस फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप जो हैं सीवीएस फार्माकोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं, कार्डियो और वेस्कुलर, है ना। तो जो कार्डियो जो है, जहाँ पे हार्ट की बात करें और बात करें वेस्कुलर की, तो इसमें होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, इसमें होते हैं हमारे मायोकार्डियोसाइट्स या हार्ट, एक तरीके से हार्ट मसल्स। तो इनकी जो बेसिक फिजियोलॉजी है आप क्लियर रखिए कि आपके हार्ट किस तरीके से वर्किंग करता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं जो बना होता है हमारे स्मूथ मसल से, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहला ही इस नोट्स में पहले ही हमने आपको बताया है कि आपका जो स्मूथ मसल्स हैं किन किन रिसेप्टर्स के थ्रू, किन किन पाथवे के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम ड्रग हैं सीवीएस में वो या तो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मैक्सिमम पे डायलेट ही करेंगे क्योंकि हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके बेसिकली GQ-PCRs के जितने भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे हमारा अल्फा 1 हो, है ना, इसके अलावा एंडोथेलिन 1 हो, ET1 हो, है ना, जो कि GQ-PCR के थ्रू काम करते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो आपके GQ हैं, वो आपके IP3 DAG सिस्टम्स को इन्हेंस करते हैं। उससे कैल्शियम काउंटलेंट के थ्रू हमारा मायोसिन लाइट चेन काइनेज सिस्टम एक्टिवेट होगा, प्रमोट होगा, है ना, और उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अपोजिट बात करें GS के लिए, हर एक सेल्स में एक एक्टिवेटर या कॉन्ट्रैक्टर, एक लेक्सेंट होता है। तो सेम इसमें GQ एज ए कॉन्ट्रैक्टर है और GS एज ए रिलैक्सेंट है। यहाँ पे GI का रोल नहीं है। आपके ब्लड वेसल्स पे या स्मूथ मसल सेल्स जितने हैं, चाहे ब्रोंकाई हो, यूटेरस हो, GI हो, उसमें आपका GI-PCR बहुत ना के बराबर होता है क्योंकि इसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड GQ है, GQ-PCR है और रिलैक्सिंग GS-PCR है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो क्योंकि GS-PCR साइक्लिक MP बढ़ता है और साइक्लिक MP एक तरीके से मायोसिन लाइट चेन काइनेज का क्या है, इनहिबिटर है। तो इसका जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी, और ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर है तो इसकी एक्टिविटी साइक्लिक MP वजह से कम होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो आपको रिलैक्सेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें हमारा β2 रिसेप्टर, है ना, तो ये जो है हमारे रिलैक्सेंट हैं, ब्लड सेल्स को लेस करते हैं। इसके अलावा आपका जो GQ है वो रोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। रोकाइनेज जो है आपके मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज को इनहिबिट करता है, और मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज क्या है, रिलैक्सेंट
की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये इनहिबिट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके अपोजिट जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके से लोकल हार्मोन है या आपके एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स हैं, वो साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करता है, उससे हमारा मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज एक्टिवेट होता है, उससे रिलैक्स होगा। तो इन पाथवे से आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा हमारे स्मूथ मसल सेल्स का, ठीक है। ये वीडियो मेरे ख्याल से लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं और ये मेरे इंटरेस्ट का है, तो इसको मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ और इनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिए। तो याद रखिए, आपके ब्लड वेसल्स की बात करें उसमें GQ क्या है, कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करेगा और GS जो है वो आपका रिलैक्सेंट की तरह काम करेगा। इसलिए आपको बोला था कि आप जो हैं GPCR को अच्छे से पढ़िए। सेम बात करें हमारे मायोकार्डियल सेल्स पे। बात करें हम लोग मायोकार्डियल सेल्स की। जो मायोकार्डियल सेल्स है एक तरीके से इनवॉल्ट्री फंक्शंस है, बट उसके जो स्ट्रक्चर है वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं। मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल मसल्स की तरह होता है, बट फंक्शन वो ऑटोमेटेड या इनवॉलंटरी करता है। तो बात करें स्केलेटल मसल्स या कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है आपके, वो याद रखिए आपका उसमें होते हैं, GQ नहीं होता, उसमें GS एज ए कॉन्ट्रैक्टर और आपका GI एज ए इनहिबिटर या रिलैक्सेशन की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए GS में जैसे की बात करें हमारा β1 रिसेप्टर्स जो कि मायोकार्डियोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। बात करें M2 रिसेप्टर्स, GI की बात करें M2 रिसेप्टर्स जो कि आपके हार्ट रेट को कम करता है ना। तो इसके लिए GS और GI है, उसके लिए GQ और GS था। GQ कॉन्ट्रैक्टर, GS रिलैक्सेंट, इसके लिए अपोजिट GS कॉन्ट्रैक्टर और GI रिलैक्सेंट, याद रखिए। ये जो पाथवे है इसका वो अलग है। चलिए अब आते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के बारे में, जिसमें हमारा बहुत सारे डिसीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बात करें हाइपरटेंशन, CHF है ना, उसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिसीज, उसके अलावा आपका अरिथमिया। तो ये सब आपके बेसिक डिसीज़ हैं। तो आप पहले पैथोफिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा रिवाइज कीजिए 2-4 घंटे, ठीक है, कि ये डिसीज़ किस तरीके से होता है, क्या इसके बेसिक्स रीजन्स हैं, क्या उसके आपके फैक्टर्स हैं जो कि उसको इन्हेंस करता है और कैसे वो आपके डिसीज़ को कॉज करता है। तभी आपको चीज़ें जो समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आप पढ़िए। ये सब कहाँ से मिलेगा? आप ये सब मेरे जो ऑलरेडी वेबसाइट में नोट्स दिला हुआ है, आप जाएंगे मेरे वेबसाइट फार्मेसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप जो हैं यहाँ पे जाएंगे तो आपको नोट्स मिलेगा, सेक्शन मिलेगा। तो नोट सेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा जो नोट्स पे गए, नोट्स पे जाएंगे तो आपको ईयर वाइज जमा हुआ है। तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी है, ये आपका CV डिसऑर्डर्स है, यूनिट 2। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा इजीली। तो आप इस PDF से जो हैं, जो CVS के बेसिक्स जो हैं आपके, वो आपको मिल जाएगा। तो इस जो इनको आप पढ़ेंगे तो आपको जब पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपको जो है 2 घंटा लगने वाला है अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो। और उन 2 घंटे में आपको जो है ना 2-4 पॉइंट क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे, जो लगेगा कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपको वो याद नहीं है। तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होंगे, जो नॉलेज है और बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे कि अब CVS में क्या पढ़ना है। अब CVS में डिसऑर्डर्स मिल गया आपको, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी CHF है, आपके एंटी अरिथमिक हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के रिलेटेड ड्रग हैं, आपके डायरेटिक्स हैं, आपके वेसोडाइलेटर्स हैं, आपके ब्लड कोगुलेंट्स हैं, एंटी कोगुलेंट्स हैं, ठीक है। आपके हाइपरलिडियम भी इसमें आता है। तो ये जो हैं आपके पढ़ने हैं। तो याद रखिए CVS में जितने भी ड्रग्स आप पढ़ेंगे उसके मोड ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके CVS ड्रग में कि आपको स्पेसिफिक यूज़ क्या है उस ड्रग का, ये इम्पॉर्टेंट है। MOA तो आपको हर जगह पढ़ना ही है, बट इसमें ADR से ज़्यादा आपका ADR बहुत ही 5 से 10 ड्रग होंगे जो ADR इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो स्पेसिफिक यूज़ है हर एक ड्रग का वो पढ़ना है, स्पेसिफिक यूज़ ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग,
ठीक है, क्योंकि ड्रग्स कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन किसको हम किस जगह पे यूज़ करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएच डिसऑर्डर। तो पहला आपका CHF, हाइपरटेंशन और एंजाइना। तो बात करते हैं हम लोग CHF की केस में, आपका इनोट्रोपिक ड्रग है। पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इन्हेंस करते हैं, जिसमें हमारा मेन ड्रग है हमारा है डिजिटालिस, जिसमें आपका फार्माकोग्नोसी पार्ट है। तो आप याद रखिए कि एक ग्लाइकेन है, ये एक ग्लाइकेन है, आपका जेनिन है, डिजिटॉक्सीजेनिन और डिगॉक्सीजेनिन, ग्लाइकेन पार्ट है डिजिटॉक्सोस। तो ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी के लिए हमारा एक ग्लाइकेन पार्ट, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस को इनहिबिट करता है और ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग है, मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये जो है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है, मतलब हार्ट रेट को कम करता है। आप जो टर्म्स हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक या इनोट्रोपिक, मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, पॉजिटिव मतलब बढ़ाएगा, नेगेटिव मतलब कम करेगा, क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कम करेगा, बेथमोट्रोपिक या आपका ड्रोनोट्रोपिक। तो ये सब जो टर्म्स हैं वो आप याद रखिए। इसका यूज़ CHF में होता है। उसके अलावा इनके जो टॉक्सिसिटी है वो इंपॉर्टेंट है, अगर होगी तो कौन से ड्रग से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। इनके जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटालिस से जो इंट्रैक्शन होंगे, डिजिटालिस प्लस क्या करता है डायोटिक्स, तो हाइपोक्लेमिया करता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, जिससे आपको टैकिर्दमिया हो सकता है, जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं KCL के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम के साथ देंगे तो क्या होगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, कैल्शियम बढ़ जाता है और, है ना, तो याद रखिए। ठीक, उसके अलावा इसमें जो ADR है, ADR में आपके जैसे कि एरिथमिया है, हाइपोक्लेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखिए। उसके अलावा जो 40 से क्या होगा आपको वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो नोट्स भी आपको मेरे GPET सेक्शन पे मिल जाएगा आपके मेरे वेबसाइट पे। फिर PD3 इनहिबिटर्स हैं, जिसमें आते हैं एमरीनोन और मिलरिनोन, जो फास्फोडाइस्टेरेस 3 इनहिबिटर्स हैं। जो फास्फोडाइस्टेरेस एंजाइम क्या करता है, साइक्लिक MP को मेटाबोलाइज करता है। तो इसके इनहिबिटर्स क्या करेंगे, साइक्लिक MP को बढ़ाएंगे, जिससे आपके हार्ट की बात करें जहाँ पे GS होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, क्योंकि CHF में हमको फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा रहता है, हार्ट को कम करना रहता है। आप जब पढ़ोगे CHF तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये याद रखिए। उसके अलावा फास्फोडाइस्टेरेस 5 इनहिबिटर में हम लोग यूज़ करते हैं सिल्डेनाफिल, जो कि साइक्लिक GMP पे काम करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके अलावा बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो कि डोबुटामिन या डोपामिन की तरह काम करते हैं, जो कि पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग है, CHF में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक में भी यूज़ करते हैं, है ना, CHF में और सॉक्स में, ये याद रखिए। मोड ऑफ एक्शन, ठीक, इनके जो ADR कुछ है नहीं, तो मैं मेंशन नहीं किया खास तरीके से, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, होंगे ADR बट इंपॉर्टेंटली नहीं है। बात करें नाइट्रेट्स की, नाइट्रेट्स में हमारे होते हैं ग्लाइसाइल ट्राइनाइट्रेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये सब जो हैं, अब इनका क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, ये साइक्लिक GMP पे काम करता है। ठीक है, इसका जो ये जो नाइट्रेट्स क्या होंगे, वीनोडाइलेटर करते हैं, ये वेन्स पे काम करते हैं, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम मेनली करते हैं एंजाइना पे। नाइट्रेट्स का यूज़ हम डाइलेटर तो है बट हाइपरटेंशन पे नहीं करते, मेनली करते हैं डाइलेटर के रूप में एंजाइना पे। उसके अलावा करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे भी कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंटली है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे ऑलरेडी हम लोग ये ड्रग यूज़ करते हैं, सिल्डेनाफिल, सिट्रेट वगैरह जो आता है। ठीक, अब इनके क्या बेसिक साइड इफेक्ट्स वगैरह होंगे, मेथाडोलॉपिन वगैरह, ये सब देखिए, है ना, ये आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके ADR इंट्रैक्शन ऑलरेडी मेंशन है, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें 3-4 कैटेगरी हैं बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री। एक है डाइहाइड्रोपेरिड्स, डाइहाइड्रोपेरिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइहाइड्रोपेरिड्स डेरिवेटिव जो हैं आपके वेसो सेलेक्टिव है, मतलब ये प्रिफरली आपके ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं, ना कि हार्ट पे, जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक होने से कैल्शियम आयन की कमी होगा और लैक्सेंट होगा। ठीक है, तो इनका क्या बेसिक यूज़ है वो देखिए, ये क्या कॉज करते हैं वो देखिए। अब जाहिर सी बात है, कोई भी ड्रग अगर पोटेंशियली या आपके फोर्सफुली अगर हम लोग BP को कम करेंगे तो उससे रिफ्लक्स टेकिकार्डिया होता है, तो ये आप याद रखिए, है ना। ये कॉमनली आपका नोन है, चाहे आपके प्राइजोसिन वगैरह हो, अल्फा ब्लॉकर हो, उसमें ये होता है। तो फोर्सफुली अगर हम लोग ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे और ब्लड BP को कम करेंगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिफ्लक्स एक्शन शो होगा। ठीक है, अब इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा आगे, क्योंकि ये केवल रीज़न है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। आप जब क्लास के जो लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसलिए जो है आपको GPET तैयारी कर रहे हो तो आपको सीरियसली सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको शुरुआत दौर से ही याद रखना है, तब आप अच्छे रैंक्स निकाल सकते हैं। बाकी याद करने का मैं तो कर सकते हैं, बट आप तैयारी कीजिए शुरू से।
उसके अलावा अदर डाइडोपेडिन्स के क्या बेसिक एक्शंस हैं, है ना। एक आपका फिनाइल एल्कालामीन है जो ड्रग है वियावामिल, जो कि स्पेसिफिकली हार्ट पे काम करता है ना। तो याद रखिए इनके क्या बेसिक यूज़ हैं। इनका यूज़ हम करते हैं एंजाइना पे, जबकि इसका यूज़ करते हैं हम लोग मेनली हाइपरटेंशन पे, है ना। तो अलग अलग स्पेसिफिक यूज़ क्या है वो देखिए, ठीक। एडीआर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने इस नोट्स में मैंने बनाया है। वो नोट्स भी आपको मेरे जाएंगे यहाँ पे जीपेट का सेक्शन होगा, वहाँ पे ये जो है फार्माकोलॉजी नोट्स, इस पे जाइए, मिल जाएगा। आप ये जो अगर नोट्स मिल गया आपको, तो आप फार्माकोलॉजी में 30 में से इजीली 20 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आता है, क्योंकि ये सारे जो मैंने जीपेट के हिसाब से ही बनाया गया है ये जो नोट्स हैं। फिर लिटाजम है, जो बेंजोथाइयोजेपिन डेरिवेटिव्स हैं, क्या उसके बेसिक्स हैं याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम चैनल ओपनर, है ना। हम ब्लॉकर सभी जगह ब्लॉकर यूज़ करते हैं, बट पोटेशियम चैनल ओपनर का यूज़ हम करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, याद रखिए। लेकिन आज के डेट में यूज़ नहीं करते हैं। निकोरांडेल, पिनासिडिल, डाइजोसाइड वगैरह हैं ड्रग, ये डायरेक्टली आते हैं आपके क्लासिफिकेशंस में, ठीक। क्या यूज़ करते हैं ऐसे आर्ट्रियो डायलेटर, आपका नाइट्रेट्स था, वीनो था, ये आपका आर्ट्रियो है, ठीक है। क्या इसके बेसिक्स इस यूज़ हैं या आपके डीआर हैं, मिल जाएगा आपको। निकोरांडेल क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिएगा। फिर आते हैं आरएस मॉडुलेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आरएस मॉडुलेटर के डिटेल्स आप देखिए, ये उनके बेसिक्स मॉडुलेटर्स हैं, है ना। उनके बेसिक्स जो एक्शन में कई बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो क्या इनके बेसिक पेप्टाइड्स हैं, ये आपका ऑक्टापेप्टाइड्स है, ये डेकापेप्टाइड्स है, ठीक है। ये न्यूटेशन 4 बनता है, 3 बनता है, उनके रिसेप्टर्स हैं। ये आपका बेड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। आपका मास रिसेप्टर गुड की तरह काम करते हैं हार्ट के लिए। प्रोडेन आपके बेड हैं, ठीक है, बेड रिसेप्टर्स हैं। ये हमारा 82 इसका अपोजिट गुड है, ठीक। तो ये आप देखिए, याद कीजिए, इसको पढ़िए एक बार। उनके ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपका ARB और RS इंपॉर्टेंट है। RS सिस्टम को कहीं छोड़िए मत, ठीक है, क्लियर। फिर ANP नेट्रोटिक पेप्टाइड्स जो हैं हमारा न्यू टाइप का ड्रग है, तो इसको भी आप याद रखिए। जीपेट के सबसे ये अच्छा है, ये आते हैं क्वेश्चन। एनपी का क्या रोल है। एनपी बेसिकली आपका पेप्टाइड्स हैं जो कि हमारे एंजाइम रिंग रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, जो कि जिससे जीसी एंजाइम एक्टिवेट होता है और अल्टीमेटली जो जीएमपी है वो इंक्रीज होगा और उससे वेसोडाइलेटरी इफेक्ट हमको मिलेगा, जो कि काम करता है एनपी रिसेप्टर्स पे, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आपका एल्फॉन ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर जो हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं किस पे, सिम्प्टोमाइमेटिक या और लाइटिक में, तो ऑलरेडी उसको पढ़िए आप, है ना। डायरेटिक्स भी यूज़ करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रूप में, एंटी सेचेटिव ड्रग के रूप में। तो डायरेटिक्स के बारे में पढ़िए, क्या उनके बेसिक साइड्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका बेसिक्स हैं दिया गया है ऑलरेडी, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। लूप डायरेटिक्स, थायजाइड्स, इसको छोड़िए मत, है ना। इनके स्पेसिफिक यूज़ कहाँ कहाँ है। लूप डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग CHF में, जबकि इसका यूज़ करते हैं हम लोग हाइपरटेंशन में। इनका क्या बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं ये याद रखिए। ऑटोक्सिटी, है ना, दोनों कॉज करता है। उसके अलावा हाइपरकेलेमिया कॉज करता है, सॉरी हाइपोकेलेमिया कॉज करता है, याद रखिए, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा चीज़ें। एस्टाजोलामाइड का यूज़ बेसिकली हम लोग करते हैं ग्लाइकोमा पे, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पोटेशियम डायरेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही मेनली यूज़ होता है। ये आपका स्पाइनोलेक्टोन्स, जिसमें कैरेनिनोन ऐसे एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं इसका, याद रखिए, जो कि आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करता है, जो कि सोडियम चैनल्स के एक्सप्रेशन को इन्हेंस करेगा, ठीक। और कहाँ काम करेगा, साइट 4 पे, याद रखिए, कहाँ पे कौन साइट पे कौन सा डायरेटिक काम करता है, याद रखिए, ठीक। उसके अलावा आते हैं एंटीकोगुलेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ हम करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस पे, खासकर जो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बस है, एथ्रोमा वगैरह है, वो जो ब्लॉक होता है उसको के लिए हम लोग प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स जो हैं, उसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग हम यूज़ करते हैं, वो आप जरूर पढ़िएगा। इसमें आते हैं इंपॉर्टेंट हिपेरिन वगैरह है, इनके क्या बेसिक्स मैकेनिज्म वगैरह है वो सब आप देखिए, है ना। वारफेरिन और हिपेरिन में क्या बेसिक्स डिफरेंस हैं वो आप जरूर पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा जितने भी और जिसमें ड्रग्स मेंशन है वो आप जरूर पढ़िए, जैसे कि आपके छोटोकाइनेज हैं, यूरोकाइनेज वगैरह हैं, इनके क्या बेसिक एक्शंस हैं, क्या यूज़ हैं, ये सब पढ़िए। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स में क्या क्या हम यूज़ करते हैं ये सब पढ़िए, है ना। एस्पिरिन, डाइपेटामोल वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी हाइपरलिपिड ड्रग में आप चाहे तो उतना ध्यान मत दीजिएगा, इसमें जो बेसिक क्लासिफिकेशन ड्रग का है वो याद रखिए और मोड ऑफ एक्शन याद रखिए, इतना काफ़ी होगा।
एंटी एरिथमिक ड्रग बहुत ही टफ है। अगर आपको टफ लग रहा है तो मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसको छोड़ दीजिए। मेरे नोट्स एक बार रफली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप याद रखिए, जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो याद रखिए। ये जो ड्रग ऑफ चॉइस दिया हुआ है ये याद थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और जो भी आप क्लासिफिकेशंस हैं, ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं इसका, क्लास 1 ड्रग, क्लास 2 ड्रग, ये सब जो ड्रग हैं ये सब याद रखिए। ये सब रखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बाकी आप डिटेल अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि टफ है थोड़ा सा, तो छोड़ दीजिए मेरे ख्याल से, है ना, बेहतर होगा आपके लिए। फिर शॉक में क्या है, बस क्लासिफिकेशन याद रखना है कि कौन से शॉक में क्या यूज़ करते हैं। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक्स में हम यूज़ करते हैं एड्रेनलिन, प्रिफर्ड है, डोपामिन है, ठीक है। जो डोपामिन है हम यूज़ करते हैं प्रिफर्ड इन ओलिगोयूरिक कार्डियोजेनिक शॉक में। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या यूज़ करते हैं, ये देखिए। हाइपोवोलेमिक में हम यूज़ करते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक में हम लोग एड्रेनलिन के साथ में एंटीहिस्टामिनिक्स यूज़ करते हैं। सेप्टिक शॉक में हम लोग यूज़ करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं, है ना, एंटीबायोटिक के साथ में। तो ये सब पढ़िए आप, ठीक है। ब्लड कोगुलेंट्स के जो ये सब जो आपके फैक्टर्स हैं उसमें से कौन सा फैक्टर्स आपके काम का है वो सब आप देखिएगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ये सब ऑलरेडी मेंशन है। एंटीकोगुलेंट्स ड्रग में ओरल और आपका जो ऑलरेडी हमने वहाँ पढ़ा था वही है, ये सब आप देखिए। ये पेन और पेन अंदर देखिए तो ये काफ़ी होगा। तो इस तरीके से आप CBS को पढ़ेंगे। CBS में आपके जो मेज़र हैं वो हमारा आप फोकस कीजिएगा, हाइपरटेंशन, एंजीना, और हमारा क्या बोलते हैं उसको, CHF के ड्रग्स वगैरह। इसमें ड्रग की बात करें तो वेसोडाइलेटर्स, सारी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है यार CHF के, इनके, है ना। चाहे वो आपके डायोटिक्स हो, चाहे आपके डिजिटालिस क्लास के हो, चाहे वो वेसोडाइलेटर्स हो, चाहे आपके बीटा ब्लॉकर्स हो, चाहे अल्फा हो, चाहे हमारे RS सिस्टम के हो, सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़िए। क्या पढ़ेंगे आप, क्लासिफिकेशन तो पढ़ेंगे ही पूरा, मोड ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे स्पेसिफिक यूज़। सारे यूज़ याद मत कीजिए, जो स्पेसिफिक यूज़ हैं वो याद कीजिए। और मुश्किल से 4 से 8 जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनके जो स्पेसिफिक ADR और कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंट्रैक्शन वो पढ़िए। आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ये चीज़ें आपको इजीली बन जाएगा। आपको ADR बस याद रखना है और यूज़ याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप CBS को तैयारी कीजिए। इसके साथ बहुत लंबा समय लग सकता है आपको तैयारी करने के लिए। आप इसमें 1 से 2 हफ्ता आप जरूर पढ़िए CBS को। उसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, तो MCQ इसका थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि बहुत से टॉपिक्स हैं ना, तो मैक्सिमम इसमें 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे CBS के, ताकि आपको ईजी हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी GPATS में आए हैं क्वेश्चन CBS के, वो मैं अलग से सिलेक्ट कर लूँगा, उससे हम बात करेंगे, ठीक है, ताकि हमको समझ में आएगा कि CBS से किस तरह से क्वेश्चंस आएगा। तो मेरे जो क्वेश्चंस के पैटर्न आ रहे हैं हमारे, जो बाकी जो और डला हुआ है, वो GPAT से लिंक्ड ही है। कहीं ना कहीं GPAT में आ चुका है, उनको भी मैंने मेंशन किया हुआ है मेरे MCQs में। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैंने मेंशन किया है। सो आई होप यू लाइक वीडियोस। अगर लाइक करते हैं तो ज़रूर कीजिए यार, वीडियो प्रमोट होता है। कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो वीडियोस हैं वो पहुंच सकें। सो आई होप, थैंक यू, कीप वॉचिंग।